और हमारे साथ अब मार्केट सेक्टर स्टॉक्स इन सब पर बातचीत करने के लिए एएसके इन्वेस्टमेंट मैनेजर्स के एसोसिएट डायरेक्टर संदीप बंसल जुड़े हैं। उनसे बात करते हैं। संदीप जी, गुड आफ्टरनून। शुक्रिया आज सीएनबीसी आवाज़ के साथ जुड़ने के लिए। क्या व्यू बन रहा है मार्केट पर? पिछले जो 2-3 महीने की वॉलेटिलिटी थी, उसके बाद जो रिकवरी आई है फाइनली इस महीने, क्या माना जाए कि मार्केट में क्या वर्स्ट इज होगा? या नो, थैंक्स अ लॉट अनुज फॉर हैविंग मी। मार्केट में देखिए अनुज, जनवरी फरवरी में काफी वीकनेस थी। मार्च के फर्स्ट वीक में करीब बॉटम बना। उसके बाद जो चीजें चेंज हुई हैं, रुपए में स्ट्रेंथ आई है। एफआईआई की सेलिंग, कुछ दिन हमने बाइंग देखी है, वो एक बदलाव आया है। फिर रेट कट के प्रति माहौल जो है वो ज्यादा बना है। इंडिया में भी एक एक्सपेक्टेशन है कि नेक्स्ट महीने आरबीआई का एक और रेट कट भी आएगा। तो मार्केट जो है एक ग्रोथ रिस्क की तरफ जहां मुड़ रहा है, तो वहां पे थोड़ी लिक्विडिटी कंडीशंस भी जो हैं वो ईज हुई हैं। फिस्कल और मॉनेटरी पॉलिसी दोनों ग्रोथ के प्रति सपोर्टिव हो गई हैं। अभी जो एक बड़ा रिस्क अनुज मार्केट में बना हुआ है वो है अराउंड टैरिफ्स कि 2 अप्रैल को क्या होगा। उससे रिलेटेड अनिश्चितता जो है वो बनी हुई है। फंडामेंटली अगर हम देखें तो इन 9 महीनों में निफ्टी की अर्निंग्स ग्रोथ करीब 4 से 5% रही है ऑन अ वाई बेसिस। Q4 में भी अर्निंग्स ग्रोथ की एक्सपेक्टेशन लगभग उसके आसपास ही है। पर मैनेजमेंट कमेंट्रीज, ग्रोथ आउटलुक फॉर नेक्स्ट ईयर, वो काफी इंपॉर्टेंट है। उसमें जो ग्रोथ का माहौल है वो लग रहा है कि इम्प्रूव होगा, बिकॉज गवर्नमेंट की स्पेंडिंग इम्प्रूव हो रही है। बजट में जो टैक्स कट्स दिए गए हैं उससे कंजम्पशन को एक बूस्ट मिलेगा। आरबीआई ने जो मैक्रो प्रूडेंशियल नॉर्म्स की ईजिंग करी है, दैट इज ऑल्सो ग्रोथ सपोर्टिव। जो रेट कट्स हैं दैट इज ऑल्सो विल बी हेल्पफुल फॉर ग्रोथ। बट द ग्लोबल इन्वायरमेंट जो है वो जो अनसर्टेन है, उसको तो हमें जैसे जैसे वो अनफोल्ड होगा वैसे डील करना पड़ेगा। नहीं, जैसे कि आपने कहा कि ग्लोबल मार्केट्स में जो अनसर्टिनिटी है और पॉलिसीज़ जिस प्रकार से टैरिफ्स जिस प्रकार से आपकी पॉलिसीज़ को प्रभावित करेंगे, किसी भी देश की, हमारी भी। अभी आप एग्जैक्टली यहाँ से आगे चलते हुए अपने पोर्टफोलियो में किसको ज़्यादा तवज्जो देना चाहेंगे, जिनका ग्लोबल मार्केट से सरोकार काफ़ी कम है? फॉर इंस्टेंस, चाहे वो फार्मा हो, चाहे वो आईटी हो या मेटल्स हो, आप क्या डोमेस्टिक पे ज़्यादा फोकस करना चाहेंगे यहाँ से आगे चलते हुए? फॉर इंस्टेंस, आई एम जस्ट पुटिंग इंस्टेंस ऑफ एफएमसीजी। प्राइस क्रैक बहुत हो चुका है मेरे ख्याल से। अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, 6 महीने में नॉट अ सिग्निफिकेंट पुल बैक। और सामने आपका रिजल्ट सीजन, सामने आपका मानसून खड़ा है। डोमेस्टिक और एक मतलब घरेलू इकोनॉमिक्स जुड़े जो सेक्टर्स हैं, उन पर आपका व्यू क्या है इस वक्त? वीरेंद्र जी, आपने अच्छा सवाल पूछा है। जो हमारे पोर्टफोलियोज हैं उनका कंस्ट्रक्शन कुछ ऐसा है कि डोमेस्टिक घरेलू इकोनॉमीज फोकस्ड जो स्टॉक्स हैं, उनका परसेंटेज और एक्सपोजर हमारे पोर्टफोलियोज में ज़्यादा है। ग्लोबल लिंकेजेस वाले जो सेक्टर्स हैं, उनका एक्सपोजर रिलेटिवली कम है। आईटी में बिकॉज ये एक अनसर्टेन एनवायरनमेंट है यूएस में, उसके कारण डिस्क्रेशनरी स्पेंडिंग वो थोड़ी सी इम्पैक्टेड रह सकती है। आईटी वैसे भी एक हाई ग्रोथ सेक्टर नहीं है, और बिकॉज ऑफ द इन्वायरमेंट हमें लगता है कि ग्रोथ में इम्पैक्ट आएगी, आ सकती है। इसीलिए आईटी में हम उतने ज़्यादा एक्सपोज्ड नहीं हैं। जहाँ तक फार्मा की बात है, वहाँ हमारा व्यू पॉजिटिव ही है। फार्मा में इंडियन कंपनीज यूएस के जेनेरिक मार्केट का करीब 40% प्लस होल्ड करते हैं, और ये एक ऐसा स्पेस है जो एसेंशियल कैटेगरी में आता है। तो इस पे हमें लगता है कि टैरिफ्स का इम्पैक्ट हमारी समझ में उतना नहीं आना चाहिए। वैसे भी इंडिया यूएस में आने वाले कुछ महीनों में एक बायलैटरल ट्रेड एग्रीमेंट अनाउंस होगा, जिस पे ऑलरेडी काम चल रहा है। हमें लगता है कि इंडिया जो है वो रिलेटिवली अकोमोडेटिव बिहेवियर अपनाएगा। हम उतना रिटेलिएट नहीं कर रहे हैं। हम कुछ उनकी बात सुनेंगे और होपफुली वो हमारी कुछ बात सुनेंगे, एंड वी विल हम लोग को एक अच्छी ट्रेड डील
की आशा है। तो ऐसे उसमें जो एसेंशियल सेक्टर्स हैं शायद उन पे उतना बड़ा इम्पैक्ट वैसे भी नहीं आना चाहिए। डोमेस्टिक सेक्टर्स में हमें डिस्क्रेशनरी कंजम्पशन अच्छा लगता है। इंफ्रास्ट्रक्चर मैन्युफैक्चरिंग ओरिएंटेड सेक्टर्स जो हैं उनमें भी एक अच्छा करेक्शन आया है। तो वो स्पेसेस भी हमें अच्छे लगते हैं। जी संदीप जी, गुड आफ्टरनून। श्रेया बात कर रही हूँ। आपने कहा कि ग्लोबल लिंकेज वाले सेक्टर से आपने थोड़ा एक्सपोजर हटाया भी, तो क्या ऑटो सेक्टर पे जिस तरीके से आज डेंट पड़ा है ग्लोबल नतीजों के बाद ग्लोबल क्यूज के बाद, तो वहाँ पे क्या आपने वेटेज अपना कम किया है? गुड आफ्टरनून श्रेया। ऑटोज में हमें जो स्पेस पसंद है विद इन दी ऑटो स्पेस, हमें वहाँ पे टू व्हीलर्स ज़्यादा पसंद है। उन टू व्हीलर्स में भी हमारे पास जो एक्सपोजर है, जो हमें जो स्टॉक्स पसंद है उनमें वो ज़्यादा हैं जो डेवलप्ड मार्केट्स में उनकी उतनी एक्सपोर्ट्स नहीं है। तो उस हिसाब से वहाँ हमें लगता है कि ग्रोथ मेंटेन रहेगी। जो ऑटो का ओवरऑल स्पेस है वहाँ पे कुछ एंसिलरी कंपनीज हैं और टू व्हीलर ओरिएंटेड स्टॉक्स हैं। वहां पर क्या कुछ भी इम्पैक्ट नहीं होगा ये आज के दिन में कहना मुश्किल है। हो सकता है वहां पर भी कुछ इम्पैक्ट हो, पर वहां पर इम्पैक्ट उतना ज्यादा नहीं होगा हमारे हिसाब से। एटलीस्ट हम जो स्टॉक्स ओन करते हैं उनमें हमें ऐसा लगता है। और जैसे श्रेया अभी हमने डिस्कस किया, कुछ न कुछ एक ट्रेड नेगोशिएशन के जरिए इंडिया शायद एक वर्कआउट कर पाएगा कि जहां पे उतना बड़ा इम्पैक्ट शायद हमारी इकोनॉमी पे नहीं आए जितना बाकी इकोनॉमीज पे आएगा। भले ही हमारा ट्रेड टैरिफ डिफरेंशियल काफी है, पर यूएस को अगर कंज्यूम करना है तो कहीं ना कहीं से वो इंपोर्ट करेगा और शायद जो उसके बड़े ट्रेडिंग पार्टनर्स हैं उन पे ज्यादा इम्पैक्ट आए। हम जो हैं हम 10th लार्जेस्ट हैं, हम टॉप 3 में नहीं हैं। तो हमारे प्रति शायद उतनी उतनी ज्यादा टैरिफ्स का इम्पैक्ट शायद ना आए। मीनवाइल निफ्टी 23,575 तक गया 3 PM मूव में। एक बार निफ्टी का इंटर चार्ट लेकर आइए, वो देखिए, बहुत आपको इंटरेस्टिंग लगेगा। 3-4 मूव आ गए, 23,575 तक गया, फिर 23,604 तक गया, वापस 23,580 तक आया। ये प्योर एक्सपायरी गेम्स यहाँ पर प्ले आउट हो रहे हैं। खैर एनीवे, देखेंगे यहाँ पर किस तरीके के मूव आएंगे। संदीप, ये जो प्लेटफॉर्म स्टॉक्स हैं या न्यू एज स्टॉक्स हैं, इनमें आप पोजीशंस बना रहे हैं क्या आप? अनुज, प्लेटफॉर्म स्टॉक्स जो हैं वो काफी इंटरेस्टिंग हैं अगर हम एक ग्रोथ के नजरिए से देखें। भले ही आज के दिन में कंजम्पशन के प्रति थोड़ा सा, अर्बन कंजम्पशन के प्रति स्पेशली थोड़ा सा एक म्यूटेड या सबड्यूड माहौल बना हुआ है। भले ही रूरल साइड में हमें थोड़ी रिकवरी लग रही है, अर्बन कंजम्पशन में वेरियस क्वार्टर्स से सुनने में आ रहा है कि एक जो स्लो डाउन है वो हो सकता है एक क्वार्टर और चले। स्टॉक्स में हमने ऊपर से करेक्शन देखा है। हम इन स्पेस को स्टडी कर रहे हैं क्योंकि ग्रोथ के हिसाब से हमें लॉन्ग टर्म इनकी स्टोरीज काफी अच्छी लग रही हैं। वैल्यूएशंस जो हैं वो एक थोड़ा सा इन स्टॉक्स में चैलेंजिंग हो जाता है बिकॉज मार्जिन्स जो हैं वो थिन हैं और अभी भी इनके कुछ कुछ बिजनेसेस बिल्ड आउट फेज में हैं। तो बिल्ड आउट फेज में जहां इन्वेस्टमेंट्स की जरूरत होती है और जहां पे एक कंपटीशन बढ़ रहा है, तो इनकम्बेंट्स के अलावा कुछ अनलिस्टेड प्लेयर्स भी हैं वो हेविली इन्वेस्ट कर रहे हैं। कुछ एग्जिस्टिंग प्लेयर्स जो ऑफलाइन स्पेस में ऑपरेट करते हैं वो भी ऑनलाइन वाले इस क्षेत्र को इवैल्यूएट कर रहे हैं। तो कंपेटिटिव इंटेंसिटी के कारण क्या डिस्काउंटिंग का माहौल बढ़ सकता है जिसके कारण इनकी प्रॉफिटेबिलिटी या मार्जिन ट्रेजेक्टरी पे इम्पैक्ट आ जाए। तो वो सब चीज हम स्टडी कर रहे हैं और जब हमें लगेगा कि रिस्क रिवॉर्ड फेवरेबल है तब हम इन्हें अपने पोर्टफोलियोज में इंक्लूड करेंगे। ओके, अच्छा सर, संदीप जी, मैं एक चीज़ और से पूछूं। आई मीन अगेन कंसिडरिंग दैट सेम कॉन्सेप्ट, डोमेस्टिक मार्केट्स, डोमेस्टिक डिमांड और हमारी बाइंग हैबिट्स, और उसके अंतर्गत मैं एक स्पेस और जिसमें शायद लोगों ने पैसा बनाया भी और पैसा हायर लेवल्स पे भी बना और सस्टेन रहा। आप देखिए हेल्थ केयर सेगमेंट में आप हॉस्पिटल स्टॉक्स को देखिए, वेदर इट्स अपोलो, मैक्स हेल्थ केयर, देन फोर्टिस, ग्लोबल हेल्थ, सब में पैसा बना और सस्टेन भी रहा। इवन दैट कोलैप्स ऑफ अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च,
कोई इम्पैक्ट नहीं था, सिग्निफिकेंट इम्पैक्ट नहीं था। इस स्पेस में आप लोगों का व्यू क्या है इस वक्त? तो हॉस्पिटल्स के स्पेस में वीरेंद्र, क्या हुआ है कि जो एवरेज रेवेन्यू पर ऑपरेटिंग बेड है वहाँ पर लास्ट कुछ सालों में एक अच्छी बढ़त आई है। और हॉस्पिटल्स का जो केपेक्स साइकिल था, अब उन्होंने वापस इन्वेस्ट भी करना चालू कर दिया है इन ग्रोथ। हॉस्पिटल्स में आने वाले समय में भी हमें लगता है एक डिसेंट ग्रोथ ट्रेजेक्ट्री जो है वो मेंटेन रहेगी। हॉस्पिटल्स में हम पहले कुछ एक स्टॉक्स ओन करते थे जहां पर हमें वैल्यूएशन कंफर्ट लगता था, पर ये स्पेस में एक वैल्यूएशन रन अप एक अच्छा आया था अर्निंग्स ग्रोथ के साथ में। और अब हम इस स्पेस में फ्रॉम अ वैल्यूएशन स्टैंड पॉइंट उतने कंफर्टेबल नहीं हैं। जब अगर मार्केट में एक अपॉर्चुनिटी आएगी तो हम इसमें जरूर इन्वेस्ट करना चाहेंगे, क्योंकि लॉन्ग टर्म ग्रोथ प्रोस्पेक्ट्स के हिसाब से ये बहुत ही अच्छा स्पेस है। अर्निंग्स ग्रोथ भी स्ट्रक्चरल है, हाँ, पर वैल्यूएशंस जो हैं वो थोड़े से अब उतने कंफर्टेबल नहीं रहे हैं। ठीक है, तो हेल्थ केयर स्पेस के वैल्यूएशन थोड़े कंफर्टेबल नज़र नहीं आ रहे हैं आपको संदीप जी, लेकिन ये कैपिटल मार्केट स्टॉक्स काफ़ी चर्चा में है, अच्छी खासी तेज़ी इसमें भी देखी गई। इनफैक्ट आज के सेशन में ही देख लीजिए आप, BSE, M6, CAM सारे स्टॉक्स में रौनक है। यहाँ पर क्या व्यू रहेगा आपका? वेटेज बढ़ाया क्या आपने यहाँ पे? सो अगेन इन स्पेस में श्रेया, क्या हुआ है कि अगर हम ऊपर से देखें तो एक अच्छा फॉल आया है। ऑब्वियसली ये स्पेस में मार्केट सेंटिमेंट्स का भी एक इम्पॉर्टेंट रोल रहता है, क्योंकि जब मार्केट में लिक्विडिटी कम हो जाती है, टर्नओवर कम हो जाता है, या मार्केट में एक तो गिरावट आती है, तो MTM और प्रॉफिटेबिलिटी ये सब थोड़ी सी इम्पैक्टेड हो जाती है। तो उस वजह से भी इन स्टॉक्स में कई बार मार्केट करेक्शंस में ज़्यादा फॉल आ जाता है। ये स्पेस में हमारा कुछ एक्सपोजर है, गिवन यहाँ पर एक जो करेक्शन आया है वो अच्छा करेक्शन है, और अर्निंग्स ग्रोथ एक डिसेंट लेवल पर हमें लगता है आने वाले सालों में कंटिन्यू रहेगी। तो हम इस स्पेस में क्या वेट बढ़ा सकते हैं, ये अभी हम इवैल्यूएट कर रहे हैं क्लोजली। तो सर, बहुत बहुत शुक्रिया संदीप जी, आप इस कार्यक्रम में शामिल हुए। सभी सेक्टर्स पे बहुत ही, आप देखें, अच्छे से बातचीत हुई आज, अपना नज़रिया आपने रखा, बहुत बहुत शुक्रिया।